मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइंड है। मास्टर विपिन, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। विपिन जल्दी से उछल पड़ा और अपने हाथ हिलाता रहा। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो द्वारिका को ढूंढो। वह गंभीर रूप से घायल है और निश्चित रूप से ट्रीटमेंट की तलाश करेगा। इसे एक सुराग के रूप में उपयोग करें। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो, आपका व्यवसाय मेरा व्यवसाय है। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। एल्डर प्रिया ने सिर हिलाया। मैं उसकी खोज के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। वशिष्ठ हरिमाया ने भी बार बार सिर हिलाया। 50 वर्ष की आयु वाली चारों महिलाएं मुस्कुराती हुई विपिन की ओर देख रही थीं। उनकी आंखें कोमलता से भरी हुई थीं। विपिन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और वह जल्दी से जाने के लिए मुड़ा। अच्छा, जैसे ही तुम उसे पाओ मुझे एक संदेश भेजो। पलक झपकते ही वह वहां से गायब हो गया, उससे भी अधिक तेजी से जब वह अभी द्वारिका का पीछा कर रहा था। दरअसल जब किसी व्यक्ति को कगार पर नहीं धकेला जाता तो उसकी खोपड़ी उतनी तेजी से नहीं चलती जितनी तब चलती है जब वह दबाव में होता है। छोटी घाटी से निकलकर विपिन ने अपनी इनसाइट को सक्रिय किया और उस दिशा में खोज शुरू कर दी जहां द्वारिका गायब हो गई थी। वह दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता था, अन्यथा कौन जानता था कि वह मिताली को कब बचा पाएगा। इतनी गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसे फिलहाल मिताली को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। विपिन ने मन ही मन अनुमान लगाया। मिताली द्वारिका का सबसे बड़ा हथियार थी जो उसे काबू में रखता था। असल में वह बंधक था। एक बार जब वह कोई कदम उठाता तो विपिन को कोई चिंता नहीं होती और वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार देता। इसलिए जब तक अपराधी मूर्ख नहीं है वह कम समय में जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो फिलहाल वह सुरक्षित होनी चाहिए। हालांकि अगर गतिरोध लंबा खींचता है तो यह कहना मुश्किल है। वर्तमान योजना जल्द से जल्द दूसरे पक्ष को खोजने और किसी भी चीज से पहले उस व्यक्ति को बचाने की होनी चाहिए। एक बार मैं तुम्हें पालूं, मैं तुम्हें अपना डायरेक्ट स्टूडेंट बना लूंगा। विपिन ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। उसकी आंखों में माफी के भाव थे। मिताली को पिछली घटनाओं के कारण उनका डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं बल्कि केवल एक ऑडिटर स्टूडेंट माना जाता था।
इस घटना के बाद उसे औपचारिक रूप से अपने संरक्षण में ले लेना चाहिए। इनसाइट का प्रयोग करते हुए वह अभी भी शहर के बाहर कुछ सुराग देख सकता था, लेकिन एक बार जब वह जेनिथ किंगडम में प्रवेश कर गया तो उसका मार्ग खो गया और आगे कोई निशान नहीं मिल सका। एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए विपिन ने खोजना बंद कर दिया और विचार करने लगा। भले ही द्वारिकाए गंभीर रूप से घायल हो गया था, फिर भी वह स्टार रिवर लेवल 5 पीक फाइटर था। साथ ही अघोर चाकू की दुर्जेय आक्रामक शक्ति के साथ विपिन की वर्तमान साधना उसे जीवित पकड़ने की अनुमति नहीं देगी। एक गुप्त हमले में सफलता की संभावना थी, लेकिन उसे पकड़ना मूल रूप से असंभव था, जब तक कि वह एक और सफलता हासिल नहीं कर लेता। यदि वह स्वर्ग की करुणा को तीसरे स्तर तक तेजी से आगे बढ़ा सके तो उसे स्टार रिवर लेवल 3 या उससे भी ऊपर तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। केवल तभी वह वास्तव में जेनिथ किंगडम में स्वतंत्र रूप से घूमने की ताकत प्राप्त कर सकेगा और इतना निष्क्रिय नहीं रहेगा। स्वर्ग की करुणा अपने लेवल 2 को पाने से बहुत दूर था। सबसे पहले उसे प्रगति करने के लिए पर्याप्त दिव्य ऊर्जा खोजने की आवश्यकता थी। तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए उसे पहले दूसरे दायरे के शिखर तक पहुंचना था। उसके बिना आगे की सारी सोच व्यर्थ थी, लेकिन उसे इतनी दिव्य ऊर्जा कहां से मिल सकती थी? वशिष्ठ परिवार पहले ही लगभग नंगा हो चुका था। डेस्टिनी हॉल, तलवार चाकू सेक्ट और राजघराने के अलावा जेनिथ किंगडम में भी ऐसे कई परिवार नहीं होंगे। ठीक है, अघोर चाकू सेक्ट के पास कुछ होना चाहिए। उसकी निगाहें चमक उठीं और विपिन को एहसास हुआ द्वारिका के हाई पोजीशन के साथ और अघोर चाकू सेक्ट के कई सौ शिष्य, साथ ही सुभाषिश द्वारा वर्षों से की गई लूटपाट के साथ दिव्य ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, अन्यथा उसके लिए इम्परफेक्ट दिव्य मंत्रा फॉर्मेशन बनाना संभव नहीं होगा। उस वस्तु के लिए न केवल स्वर्ग का किस्मत की आवश्यकता थी, बल्कि विशाल मात्रा में दिव्य ऊर्जा की भी आवश्यकता थी। द्वारिका को सुभाषिश पर भी भरोसा नहीं है। वह संभवतः अघोर चाकू सेक्ट में बड़ी मात्रा में दिव्य ऊर्जा नहीं छोड़ेगा, इसलिए जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता उसे इसे अपने घर पर रखना चाहिए था। द्वारिका के पास स्टोरेज स्पेस के लिए खजाने थे, लेकिन अंदर की जगह आम तौर पर बहुत छोटी थी। बस कुछ निजी कपड़े और जीवन रक्षक गोलियां और सामान रखने के लिए पर्याप्त थी। अगर उसके पास हजारों डेस्टिनी प्लेट्स होती तो वह निश्चित रूप से उन्हें अपने साथ नहीं ले जाता। आखिरकार उन वस्तुओं का उपयोग केवल स्वर्गीय टुकड़ों का अभ्यास करने या स्वर्गीय भाग्य जादुई खजाने को गढ़ने के लिए किया जाता था, और उसका अघोर चाकू भाग्य पहले ही तीसरे दायरे के शिखर पर पहुंच चुका था। इसे तोड़ने में असमर्थ कीमती स्टोरेज स्पेस को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं अभी तक वहां नहीं गया हूं, परिणाम चाहे जो भी हो मैं वहां जरूर जाऊंगा। मन में कोई अन्य गंतव्य न होने के कारण वह इसकी जांच कर सकता है और देख सकता है कि क्या
द्वारिका चुपचाप वापस लौट आया है। दिशा तय करते हुए वह एक स्थान पर पहुंचा जहां वेनम शीघ्र ही उससे मिलने के लिए बाहर आया। लॉर्ड विपिन, ठीक है, मुझे द्वारिका के घर ले चलो। विपिन ने हाथ हिलाकर इशारा किया। ठीक है। वेनम ने सिर हिलाया और वे दोनों एक के बाद एक चलते हुए लक्ष्य और रणनीति पर चर्चा करने लगे। कुछ ही देर बाद एक विशाल निवास दिखाई दिया। विपिन एक पल के लिए झिझका, फिर उसकी भेष क्षमता सक्रिय हो गई। पलक झपकते ही वह द्वारिका की तरह हो गया, पीला और कमजोर दिखने लगा, यहां तक कि उसकी छाती पर एक भयानक घाव भी था। मुझे सपोर्ट दो। वेनम के पास जाकर उसने अपना हाथ बढ़ाया। वेनम तुरंत समझ गया और उसे सहारा देने के लिए दौड़ा। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। यदि उसने स्वयं ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा होता तो उसे लगता कि टीचर सचमुच आ गया है, क्योंकि न केवल दिखावट एक जैसी थी बल्कि आत्मा की आभा और यहां तक कि भीतर से निकलने वाली सेबर इंटेंट भी एक जैसी थी, जरा भी अलग नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि टाइगर और अन्य लोगों को इतनी बुरी तरह धोखा दिया गया। कोई भी शायद मूर्ख बन जाता। एक बार जब सब कुछ तैयार हो गया और आगामी कार्यवाही की व्यवस्था हो गई तो विपिन वेनम के समर्थन से द्वारिका रॉयल पेंट हाउस की ओर बढ़ गया। वहां कौन जा रहा है? हाँ, ये मास्टर और युवा मास्टर वेनम है। मास्टर को क्या हुआ है? जैसे ही दोनों गेट के पास पहुंचे, गार्डों ने तुरंत उन्हें पहचान लिया और उन्हें आवाज देते हुए उनका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। चुप रहो। वेनम का चेहरा काला पड़ गया। जल्दी से हाउसकीपर को बुलाओ। हाँ। गार्ड ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अंदर चला गया। कुछ ही देर में 50 साल का एक आदमी दौड़ता हुआ आया। ये वास्तव में द्वारिका रॉयल पेंट हाउस का हाउसकीपर फहीम था। मास्टर को क्या हुआ? विपिन को कमजोर हालत में खून से लथपथ देखकर फहीम ने चिंता से भरे चेहरे के साथ तत्काल पूछा। टीचर पर अभी अभी घात लगाकर हमला किया गया है और वह बुरी तरह से घायल हो गया है। टीचर का खजाना कहाँ है? जल्दी करो और उसे वहां ले जाओ। वहां खजाने हैं जो जल्दी से ठीक हो सकते हैं और चोट को स्थिर कर सकते हैं। वेनम ने बात की। यह विपिन द्वारा बनाई गई योजना थी कि पहले दूसरे पक्ष को झटका दिया जाए, फिर समय की नजाकत का इस्तेमाल करके उन्हें ज्यादा सोचने से रोका जाए। उन्हें दूसरे पक्ष को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करना पड़ा। एक बार जब उन्हें खजाने की तिजोरी मिल गई तो भले ही उन्हें खोज लिया गया हो, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खजाने की तिजोरी? फहीम हैरान रह गया। हालांकि मैं घर का नौकर हूं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो फिर हमें उस जगह ले चलो जहां टीचर अक्सर अकेले अभ्यास करते हैं। तुम ये तो नहीं कह सकते कि तुम इस जगह को नहीं जानते, है ना? वेनम के चेहरे पर उदासी छा गई। मैं उस जगह को जानता हूं। ये पुराने मालिक के निवास के पास एक उपवन में है। हम सभी को वहां प्रवेश करने से मना किया गया है। फहीम ने जल्दी से सिर हिलाया। वेनम ने इशारा किया। रास्ता दिखाओ और जल्दी करो, अन्यथा अगर टीचर को कुछ हुआ
तो मैं तुम्हें जिंदा ही मार डालूंगा। हाँ। फहीम ने मास्टर को ध्यान से देखा और उसकी बिखरी हुई निगाहों और कमजोर होती वाणी को देखकर संकोच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और तेजी से आगे बढ़ गया। 2 लंबे गलियारों से गुजरने के बाद एक सुनसान प्रांगण नजर आया। यह वह स्थान है जहां पुराने मास्टर अभ्यास करते हैं। फहीम रुका, दरवाजा खोला और मुट्ठी बांधकर झुका। जैसे ही वेनम विपिन को आंगन में ले जाने वाला था, फहीम ने जल्दी से उनका रास्ता रोक दिया। युवा मास्टर वेनम, इस जगह मास्टर के अलावा किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। वेनम ने भौहें सिकोड़ी और कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उन्होंने उस टीचर की कमजोर आवाज सुनी जिसका वे समर्थन कर रहे थे। अपना काम करो, मैं ठीक हूं। हाँ। वेनम ने उसका हाथ छोड़ दिया और टीचर ने फहीम को एक नजर देखा और फिर लड़खड़ाते हुए आंगन में चला गया और फिर अपने पीछे गेट बंद कर लिया। फहीम ने राहत की सांस ली और एक बार फिर मुट्ठी बांधकर झुक गया। युवा मास्टर वेनम, मुझे सचमुच खेद है। मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा हूं। कोई नुकसान नहीं हुआ। उसका काम सिर्फ यंग मास्टर विपिन को पहुंचाना था और चाहे वह अंदर जाए या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह जानते हुए कि यहां रहना व्यर्थ है, वेनम ने हाथ जोड़कर विदा ली। टीचर को अपनी चोटों से उबरने के लिए कुछ समय की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए मैं अब विदा लेता हूं। युवा मास्टर वेनम, जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप यहां हैं, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कृपया बातचीत के लिए साइड हॉल में आएं। फहीम ने हाथ जोड़कर इशारा किया। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए वेनम ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है। एक के बाद एक वे जल्दी से साइड हॉल में चले गए। वेनम ने देखा और पूछा, हाउसकीपर मुझसे क्या बात करना चाहती है? फहीम, मुझे जिज्ञासा है, हमारे बूढ़े मास्टर कहाँ घायल हो गए और वे कैसे घायल हो गए? वेनम ने कुछ समय लेकर बोला, टीचर पर घात लगाकर हमला किया गया था। उन्हें किसने चोट पहुंचाई, इस बारे में मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं। यह कुछ शत्रुतापूर्ण दुश्मन रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में टीचर ने अपने उच्च पद के कारण कई लोगों को नाराज किया है। अच्छा, ऐसा है? सिर हिलाते हुए फहीम ने अचानक एक फीकी मुस्कान दी। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी आसानी से झूठ बोल सकते हैं। यंग मास्टर वेनम बिना पलक झपकाए, इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, 1 दर्जन से अधिक सुरक्षाकर्मी हथियार लहराते हुए कमरे से बाहर निकले और उसे पूरी तरह से घेर लिया। इनमें से हर एक नाइट के पास स्टार रिवर लेवल 2 की ताकत थी। साथ में उनकी संयुक्त ताकतों को पार करना वेनम के लिए मुश्किल होगा, भले ही उसकी सम्मानजनक साधना हो। उसका चेहरा काला पड़ गया। वेनम की आंखें सिकुड़ गईं। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? फहीम खड़ा हुआ। मेरा क्या मतलब है? जिस पुराने मालिक को तुम लेकर आए हो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह धोखेबाज है ना? मास्टर ने तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है जैसे तुम उसके अपने हो,
और फिर भी तुमने उसे धोखा दिया, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए बाहरी लोगों के साथ साजिश रची। तुम वेनम की पुतलियां सिकुड़ गईं। सच जानकर आश्चर्य हुआ। सच बताऊं, मास्टर आधे घंटे पहले लौटे और मुझे सब कुछ बता दिया। उसने ये भी अनुमान लगा लिया था कि यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है और उसने मुझे पहले से तैयार रहने का निर्देश दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में आने की हिम्मत करोगे। ठंडी सांस लेते हुए फहीम ने आगे कहा, पुराने मास्टर का रूप धारण करने वाले की मदद करना और उनके लेवल की टेक्निक और धन को जब्त करने की कोशिश करना। वेनम, तुम्हें हिम्मत है, उसे पकड़ो और मार डालो। हाँ। आदेश मिलते ही कई गार्ड एक साथ आगे बढ़े। आसपास की सेना उनके चारों ओर फैल गई और वेनम को एक शक्तिशाली आभा में घेर लिया। वेनम की आंखें और भी सिकुड़ गईं। वर्तमान परिस्थितियों में बचना स्पष्ट रूप से असंभव था। एकमात्र प्रश्न विपिन की स्थिति थी। चूंकि उन्हें अनुमान था कि वे दोनों आएंगे, तो क्या वह स्थान जहां विपिन गया था वह भी एक घात था? उसने सोचा था कि द्वारिका रॉयल पेंट हाउस तक पहुंचने पर उसे खूब लूटपाट करने का मौका मिलेगा, लेकिन वह खुद को एक बाघ के जबड़े में पाता है। आंगन बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ 200 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। यह असामान्य रूप से शांत था, जिसमें कुछ भी खास या गलत नहीं था। विपिन, जो एल्डर द्वारिका के रूप में प्रच्छन्न था, ने कमरे की ओर सीधे कदम बढ़ाने से पहले चारों ओर देखा। यदि डेस्टिनी प्लेट्स सचमुच कहीं छिपी हुई थी, तो वह यहीं होनी चाहिए थी। दरवाजा खोलकर वह एक विशाल प्रशिक्षण कक्ष में दाखिल हुआ, जिसमें न तो खाने की मेज थी और न ही आराम करने के लिए बिस्तर, केवल समतल जमीन और अघोर ब्लेड्स से भरे हथियार रैक थे। विपिन धीरे धीरे अंदर चला गया। डेस्टिनी प्लेट की खोज के लिए इनसाइट का उपयोग करने का इरादा रखते हुए जब उसने अचानक दिव्य ऊर्जा के दर्जनों तीव्र उतार चढ़ाव महसूस किए, एक फॉर्मेशन अचानक कार्रवाई में आ गया। उसने जल्दी से चारों ओर देखा। जिस दरवाजे से वह अंदर आया था वह बिना किसी सूचना के बंद हो गया था और आसपास की फॉर्मेशन ने सभी संभावित भागने के रास्तों को बंद कर दिया था। विपिन, तुमने वाकई आने की हिम्मत की। तुम्हें वाकई हिम्मत है। उसी समय एक भयावह आवाज गूंजी और दूसरे कमरे से एक घायल आकृति निकली, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं एल्डर द्वारिका थे। अघोर चाकू सेक्टे के नेता का खून बहना बंद हो गया था, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल था। उसका रंग पीला पड़ गया था और आभा कुछ हद तक अव्यवस्थित थी। फिर भी उसकी आंखों में अभी भी पागलपन और जुनून की चमक थी, एक तानाशाह के रूप में जिसने स्वर्ग के टुकड़ों को अपने कब्जे में कर लिया था। उसे फंसाया गया था, उसके गढ़ पर कब्जा कर लिया गया था, उसके स्टूडेंट को धोखा से अपना फॉलोअर बना लिया गया था और वह स्वयं गंभीर रूप से घायल था। कोई केवल उसकी घृणा की गहराई की कल्पना ही कर सकता है। अपने लाइफ टाइम में उन्हें कभी भी इतना लॉस नहीं हुआ था। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी नफरत को पूरी तरह से बाहर निकाल पाता, उसने दूसरे की आवाज सुनी।
ये बेहतर होता अगर उसने न सुना होता। ये सुनते ही वह लगभग मौके पर ही गुस्से से फट पड़ा। विपिन, ये तुम हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। तुम निश्चित रूप से बहुत तेजी से भाग गए। एल्डर द्वारिका ने विराम लिया। अभी भी तुम अभी भी मेरे होने का दिखावा करते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि मैं घायल हूं। मैं तुम्हें सच बताता हूं, एक हाथ चले जाने के बाद भी मेरे पास अभी भी स्टार रिवर लेवल 5 पीक की पावर है। अघोर चाकू पर मेरी महारत अभी भी तीसरे स्तर के शिखर पर है। और तुम जैसे स्टार रिवर लेवल 2 को किसी समय मारना धूल उड़ाने जितना आसान होगा। वास्तव में इस समय भी तुम अभी भी मेरे रूप में दिखावा कर रहे हो। विपिन, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? अभी घुटने टेको और अपनी गलती स्वीकार करो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। उसके सामने बैठा एल्डर द्वारिका भी उतना ही भयंकर था। तुम, बुजुर्ग द्वारिका क्रोध से कांप उठे। उसने बेशर्म तो देखा था, पर इतना बेशर्म कभी नहीं देखा था। अघोर चाकू सेक्टर में आकर मेरे होने का नाटक करते हुए, अघोर चाकू मार्शल स्किल सिखाते हुए जब मैं आपको पकड़ नहीं सका तो मैंने इसे छोड़ दिया। लेकिन अब आप मेरे ही घर में, मेरे सामने रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी यह कृत्य करने का साहस कर रहे हैं। और फिर भी आप हठपूर्वक दावा कर रहे हैं कि आप असली हैं। क्या आप सोचते हैं कि हर कोई मूर्ख है? क्योंकि तुम मृत्यु चाहते हो, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अपनी कलाई के एक झटके से एक अघोर चाकू उसकी हथेली में प्रकट हुई। एल्डर द्वारिका ने ब्लेड को अपने एक हाथ से ऊपर उठाया। उनकी उपस्थिति राजसी थी। एक हाथ खोने के बावजूद उसकी अपार शक्ति में ज्यादा कमी नहीं आई थी। उसकी हरकतों का सामना करते हुए विपिन डरने के बजाय जोर से चिल्लाया, आओ, इस धोखेबाज को मेरे लिए पकड़ लो। बुजुर्ग द्वारिका ने अपने दांत भींच लिए। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। यह फॉर्मेशन न केवल प्रतिद्वंद्वी को फंसाती है, बल्कि आवाज को भी दबा देती है। मैं आपको बता दूं, भले ही आप गला टूटने तक चिल्लाएं, ये बेकार है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके सामने बैठा स्वयं जोर से जमीन पर पैर पटकने लगा। बज फॉर्मेशन में हलचल मच गई और तुरंत ही काम करना बंद हो गया। उसने जिस विशाल फॉर्मेशन को बड़ी मेहनत से सक्रिय किया था, वह दूसरे के एक ही कदम से पूरी तरह से पंगु हो गई। तुम, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। लेकिन इससे पहले कि वह कोई सवाल कर पाता, दूसरा अचानक पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बुजुर्ग द्वारिका अचंभित खड़े रहे। अपने ही घर में मदद के लिए रोते हुए कुछ गड़बड़ महसूस हुई। द्वारिका रॉयल पेंट हाउस के पार्श्व हॉल के अंदर अपने चारों ओर भीड़ को देखकर वेनम घबराया नहीं। इसके बजाय उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुको, क्या तुमने अभी कहा? टीचर आधे घंटे पहले ही वापस आए हैं।
वास्तव में द्वारिका रॉयल पेंट हाउस के हाउसकीपर ने सिर हिलाया। वेनम की आंखों में तत्परता झलक उठी। यह बहुत बुरा है, आपको धोखा दिया गया है। वह व्यक्ति हमारा टीचर नहीं है, बल्कि विपिन है, जो मास्टर के रूप में है। हाउसकीपर की आंखों में भ्रम की एक झलक दिखाई दी। वास्तव में वेनम ने बार बार सिर हिलाया। उस विपिन ने वशिष्ठ परिवार के मेंबर एल्डर प्रिय, वशिष्ठ हरिमाया, सविता भाभी और अन्य लोगों के साथ मिलकर उपनगरों में टीचर पर घात लगाकर हमला किया। टीचर सेबर कला से विपिन का एक हाथ काटने में कामयाब हो गया। उस समय टीचर भी बुरी तरह घायल हो गया था, जिससे वह भागने में सफल रहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस विपिन का दाहिना हाथ जरूर कटा होगा, है ना? ये हाँ। चौंक कर हाउसकीपर सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। वेनम ने अपनी जांघ पर ठपकी देकर कहा, बिल्कुल। टीचर ने अघोर चाकू टेक्निक का उपयोग करके उसका हाथ काट दिया था। ध्यान से सोचें, घाव पर क्या अघोर चाकू द्वारा छोड़ी गई सेबर इंटेंट नहीं बची थी? हाउसकीपर चुप हो गया। द्वारिका रॉयल पेंट हाउस के हाउसकीपर के रूप में इतने सालों तक पुराने मास्टर का अनुसरण करने के कारण वह निश्चित रूप से जानता था कि उसकी सेबर इंटेंट कैसी थी। ऐसा लग रहा था कि जिस पुराने मास्टर को उसने अभी देखा था, उसे वास्तव में अघोर चाकू के कारण घाव हुआ था। मैंने और टीचर ने सोचा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है और निश्चित रूप से छिपने के लिए कोई जगह ढूंढ लेगा, अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी उसने द्वारिका रॉयल पेंट हाउस पर जाने और टीचर होने का नाटक करने की हिम्मत की। हाउसकीपर, तुम इतने सालों से उसके साथ हो और तुम असली और नकली में अंतर भी नहीं कर सकते। कितनी मूर्खता है। लेकिन अगर तुम मूर्ख के सरताज भी हो तो भी तुम्हें ये चीज तो नोटिस करनी थी। चलो मैं तुम्हें मैथ से उनके पावर के बीच डिफरेंस को समझाने की कोशिश करता हूँ। विपिन फिलहाल दक्ष रैंक के टॉप पर है। ये ओरिजिन लेवल के अंदर एक टॉप टियर लेवल है। बट यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है। मान लो विपिन की करंट ताकत है 100 किलोग्राम। जब वो नेक्स्ट स्टेज गैलेक्सी लेवल में ब्रेक थ्रू करेगा तो उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 5 गुना बढ़ेगी, मतलब 500 किलोग्राम्स। लेकिन गैलेक्सी लेवल वॉरियर के लिए ये तो बस शुरुआत है। गैलेक्सी लेवल के अंदर खुद 9 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ये सब हमें ऑलरेडी पता है ना? वेनम ने फहीम की तरफ देखा। फहीम ने सिर हिलाया। वेनम ने आगे कहा, लेवल्स के नाम कुछ ऐसे हैं: स्टार रिवर लेवल 1, स्टार रिवर लेवल 2, स्टार रिवर 3 और ऐसे ही लेवल 9 तक। और हर स्टार रिवर लेवल के अंदर होते हैं 4 सब लेवल्स: लो, मीडियम, हाई और पैकेट का पीक। तो अगर विपिन ने जस्ट अभी स्टार रिवर लेवल 1 एंटर किया है तो लेवल 2 तक पहुंचने के लिए उसे एक ही जंप नहीं मारनी होगी, उसे उन चारों सब लेवल्स को क्रॉस करना होगा। हर सब लेवल को पार करने पर ताकत में 2 गुना ग्रोथ मिलता है और पूरा लेवल जंप, जैसे स्टार रिवर 1 से 2 में लेवल अप करने पर ताकत में 5 गुना जंप।
चलो कैलकुलेट करते हैं पावर गैप को। अब जब उसने गैलेक्सी लेवल में कदम रखा है और उसके ओपोनेंट है मास्टर द्वारिका, स्टार रिवर लेवल 1 लो में 500 किलोग्राम की ताकत, स्टार रिवर लेवल 1 मीडियम में 1000 किलोग्राम की ताकत, स्टार रिवर लेवल 1 हाई में 2000 किलोग्राम की ताकत, स्टार रिवर लेवल 1 पीक में 4000 किलोग्राम की ताकत। अब एक लेवल जंप पर 5 गुना ग्रोथ, मतलब 4000 से सीधे 20,000 किलोग्राम। स्टार रिवर लेवल 2 लो में 20,000 किलोग्राम की ताकत, स्टार रिवर लेवल 2 मीडियम में 40,000 किलोग्राम की ताकत, स्टार रिवर लेवल 2 हाई में 80,000 किलोग्राम की ताकत, स्टार रिवर लेवल 2 पीक में 1,60,000 किलोग्राम की ताकत। अब फिर एक लेवल जंप पर 5 गुना ग्रोथ, मतलब 1,60,000 से सीधे 8 लाख किलोग्राम। स्टार रिवर लेवल 3 लो में 8 लाख किलोग्राम की ताकत, स्टार रिवर लेवल 3 मीडियम में 16 लाख किलोग्राम की ताकत, स्टार रिवर लेवल 3 हाई में 32 लाख किलोग्राम की ताकत, स्टार रिवर लेवल 3 पीक में 64 लाख किलोग्राम की ताकत। फिर एक लेवल जंप पर 5 गुना ग्रोथ, मतलब 24 करोड़ से सीधे 30 करोड़ किलोग्राम। स्टार रिवर लेवल 4 लो में 3 करोड़ 20 लाख किलोग्राम की ताकत, स्टार रिवर लेवल 4 मीडियम में 6 करोड़ 40 लाख किलोग्राम की ताकत, स्टार रिवर लेवल 4 हाई में 12 करोड़ 80 लाख किलोग्राम की ताकत, स्टार रिवर लेवल 4 पीक में 25 करोड़ 60 लाख किलोग्राम की ताकत। फिर 5 गुना ग्रोथ, मतलब 25 करोड़ 60 लाख किलोग्राम से सीधे 1.28 अरब किलोग्राम। स्टार रिवर लेवल 5 लो में 1.28 अरब किलोग्राम की ताकत, स्टार रिवर लेवल 5 मीडियम में 2.6 अरब किलोग्राम की ताकत, स्टार रिवर लेवल 5 हाई में 5.12 अरब किलोग्राम की ताकत, स्टार रिवर लेवल 5 पीक में 10.24 अरब किलोग्राम की ताकत। और यही मास्टर द्वारिका के पास, जो ऑलरेडी स्टार रिवर लेवल 5 पीक पर है, मतलब उनकी ताकत कम से कम 10.24 अरब किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। अगर वशिष्ठ फैमिली के स्टार रिवर लेवल 5 के एल्डर ने उन्हें घेर लिया तो भी वो कोई खतरा नहीं था। और तुम्हें याद दिला दो, तो वशिष्ठ फैमिली के पास फाइटिंग पावर नहीं है। वो लोग सिर्फ इल्यूजनरी पावर्स के साथ अच्छे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कुछ दिन पहले ही बिग ब्रदर सुभाशिष ने खुद कंफर्म किया कि विपिन अभी दक्ष रैंक पर है, मतलब 100 किलोग्राम की ताकत। और तुम कह रहे हो कि मास्टर द्वारिका को 10.24 अरब किलोग्राम की ताकत के साथ किसी 100 किलोग्राम वाले आदमी से डर के भाग गया। इन दोनों के बीच 10 करोड़ गुना का पावर गैप है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। जब विपिन ने गैलेक्सी लेवल में पहला कदम रखा था, तो भी वो मास्टर द्वारिका के लिए कभी भी असली खतरा नहीं होगा।
जल्दी करो और उसे पकड़ने के लिए मेरे साथ आओ। अभी टीचर का बहुत ब्लड लॉस हुआ है, उनमें उंगली हिलाने की ताकत नहीं है। अभी वाइपिन मास्टर को आसानी से मार देगा, वेनम ने तुरंत कहा। यह सुनकर हाउसकीपर झिझका, लेकिन मास्टर ने जो पहले कहा था उसे याद करके उसे फिर से संदेह हुआ। तुम कहते हो जो तुम लाए हो वह असली है? क्या इसका कोई सबूत है? क्या मैं सबूत नहीं हूं? टीचर के एक छात्र के रूप में निश्चित रूप से आप ये नहीं सोचते कि मैं भी अपने टीचर को नहीं पहचान सकता, वेनम ने कहा। वह इतना उत्तेजित था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी कलाई को घुमाया और उसके हाथ में एक अघोर चाकू दिखाई दिया जो हवा में फैल रहा था। शक्तिशाली सेबर इंटेंट सीधे आगे की ओर बढ़ी और पलक झपकते ही जमीन में एक गहरा गड्ढा बना दिया। क्या यह सेबर कला साबित कर सकती है कि मैं असली हूं? वेनम ने चुनौती दी। हाँ हाँ, हाउसकीपर ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा। द्वारिका रॉयल पेंट हाउस के हाउसकीपर होने के नाते उसने स्वाभाविक रूप से अघोर चाकू टेक्निक को पहचान लिया। यंग मास्टर वेनम इस कला में निपुण था। उसकी ताकत बहुत जबरदस्त थी। उसे यह जानने के लिए 2 बार देखने की जरूरत नहीं थी कि यह असली है, और अगर वह असली था तो वह व्यक्ति जिसे वह अपने साथ लाया था स्वाभाविक रूप से असली होगा। यदि उसने सचमुच नकली को अंदर आने दिया और असली के लिए चीजें कठिन बना दीं, तो मृत्यु दूर नहीं होगी। तुरंत ही पसीने से तरबतर होकर उसने आगे की बातों पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से आदेश देने के लिए मुड़ा। जल्दी छोटे से आंगन में चलो। उसके गंभीर व्यवहार को देखकर अधीनस्थों के समूह ने उसकी तात्कालिकता को समझा और शीघ्रता से उसका पीछा किया, जिससे वेनम को राहत की सांस लेने का मौका मिला। एल्डर द्वारिका रॉयल पेंट हाउस पर वापस लौटेंगे या नहीं, यह किसी को नहीं पता था। लेकिन रास्ते में विपिन ने पहले से ही सभी संभावनाओं का अनुमान लगा लिया था और यह आकस्मिक योजना बना ली थी। कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह वास्तव में काम आएगी। समूह छोटे से प्रांगण की ओर दौड़ा, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उन्हें एल्डर द्वारिका की क्रोधित चीखें सुनाई दीं। मदद करो, मेरी मदद करो। मैंने पहले ही बोला था, टीचर का बहुत ब्लड लॉस हुआ है। उनमें उंगली हिलाने की ताकत नहीं है। टीचर खतरे में है। जल्दी करो और उसे बचाओ। चेहरे पर आए आंसू के साथ वेनम आगे बढ़ा। उनके पीछे हाउसकीपर भी था, जिसने अपनी गति बढ़ा दी। करीब 1 दर्जन सांसें लेने के बाद वे छोटे से आंगन के बाहर रुक गए। सामने आंगन देखकर हाउसकीपर झिझकने लगा, यह जानते हुए कि दूसरे पक्ष को आदेशों की सीमा थी और वह अपनी इच्छा से अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वेनम ने बड़े इशारे से कहा, ज्यादा सोचना बंद करो। वह विपिन क्रूर है। उसने शायद पहले ही घात लगा रखा है। जल्दी से, हमारे टीचर वास्तव में खतरे में हैं। बोलने के बाद उसने इस बात की परवाह नहीं की कि अन्य लोग सहमत हैं या नहीं, तथा छोटे दरवाजे को लात मारकर खोला और सीधे अंदर घुस गया। जल्दी करो और पीछे आओ। उसे आगे बढ़ते देख फहीम ने भी आगे की बातचीत पर ध्यान न देते हुए अपने आदमियों का नेतृत्व किया
और हमला कर दिया। लेकिन प्रशिक्षण कक्ष में दो मास्टर द्वारिका आमने सामने खड़े थे। फहीम, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए हो। अब इस धोखेबाज को मार गिराओ जो मेरा भेष बदल रहा है। एल्डर द्वारिका, जिनका एक हाथ नहीं था, जब उन्होंने देखा कि उनके अधीनस्थ वास्तव में बुलावे के बाद आए थे, तो वे उन्हें कठोर फटकार लगाने से खुद को रोक नहीं सके। फहीम, ये आदमी मेरा भेष बदलकर एक जघन्य अपराध कर रहा है। उसे तुरंत गिरफ्तार करो और गहन पूछताछ करो। उसके सामने बैठे मास्टर द्वारिका भी चिल्लाए। फहीम का चेहरा अचानक कब्ज से पीड़ित व्यक्ति जैसा हो गया। उनकी बातें सुनकर दोनों पुरुषों की आवाजें एक जैसी थीं, और महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों ने अघोर ब्लेड्स को आश्चर्यजनक तलवार की मंशा के साथ पकड़ रखा था, जिसे पहचानना उतना ही कठिन था। क्या बात है, तुम पूरे 30 साल से मेरा पीछा कर रहे हो और आज तुम मुझे पहचान भी नहीं सकते। हाथीन बुजुर्ग, द्वारिका ने दांत पीसते हुए कहा, उस साल जब तुम सड़कों पर स्टीम्ड बंस चुराने की कोशिश कर रहे थे और लगभग पीट पीट कर मारे जा रहे थे, तब मैंने तुम्हें बचाया था और तुम्हें एक हाउसकीपर का दर्जा दिया था। क्या तुम वह सब भूल गए हो? मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। फहीम ने जल्दी से सिर हिलाया और संकुचित आंखों से विपरीत दिशा में खड़े एल्डर द्वारिका की ओर देखते हुए कहा, पुरुषों, मेरे लिए इस धोखेबाज को पकड़ लो। 30 साल पहले बंस चुराने की घटना सिर्फ मास्टर को ही पता थी, किसी और को नहीं। अगर दूसरा व्यक्ति खुलकर बता सकता है तो वह असली ही होगा। पकड़ना। दूसरी तरफ से मास्टर द्वारिका ने गुस्से से अपना चेहरा हरा करते हुए कहा, फहीम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 20 साल पहले तुमने वू कबीले की दूसरी बेटी को पसंद किया और चुपके से उसे नशीला पदार्थ दे दिया ताकि उसका बलात्कार कर सको। लेकिन खुराक पर्याप्त नहीं थी और महत्वपूर्ण क्षण में वह जाग गई और तुम्हारी पहचान उजागर कर दी। संकट में, इस डर से कि वह चिल्लाएगी, तुमने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। अगर मैंने तुम्हारी गंदगी साफ नहीं की होती तो यह तुम्हारा अंत होता। निश्चित रूप से तुम उस बारे में नहीं भूले हो। मैं फहीम का शरीर कांप उठा। यह गुप्त मामला भी बूढ़े मास्टर की मदद से सुलझा लिया गया। तो यह तर्क सही साबित हुआ। क्या यह व्यक्ति असली हो सकता है और जिसका एक हाथ नहीं है वह नकली है? वह अनिर्णय की स्थिति में था और सच्चाई का पता लगाने में असमर्थ था। तभी उसने देखा कि वेनम ने अचानक अपने हाथ में अघोर चाकू उठाया और उसे बिना हाथ वाले मास्टर द्वारिका की ओर इशारा किया। विपिन, तुम अभी भी पहचान छिपाने की कोशिश करते हो, जिससे भ्रम पैदा होता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम नहीं बता सकते कि कौन कौन है? सब लोग एक साथ हमला करो और उसे मार डालो, नहीं तो अगर वह भाग गया तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। इतना बोलने के बाद आगे की बात पर ध्यान न देते हुए उसकी सेबर नीचे गिर पड़ी। उनकी सेबर कला अद्वितीय थी और जैसे ही वे आगे बढ़ते, हवा में एक सीधी रेखा खींच जाती
जो सीधे उस स्थान पर निशाना साधी जहां एल्डर द्वारिका का हाथ कटा हुआ था। तुम, एल्डर द्वारिका, जो उम्मीद कर रहा था कि उसके अधीनस्थ उसके पक्ष में स्थिति बदल देंगे और दो धोखेबाजों को मार देंगे, कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह अपनी पहचान भी साबित नहीं कर पाएगा। लगभग विस्फोट की स्थिति में पहुंच चुके इस क्रोध में उसने बहस करने की जहमत नहीं उठाई और अपने अघोर चाकू के एक भयंकर प्रहार के साथ तुरंत हमले का सामना किया। उनके ब्लेड आपस में टकराए और वेनम को अपनी हथेली में सुन्नपन महसूस हुआ। उसके हाथ में मौजूद अघोर चाकू तुरंत उड़ गया। फहीम, क्या तुम पहचान भी नहीं सकते? जैसे ही एल्डर द्वारिका फहीम को उसके अपने अद्वितीय कौशल को न पहचानने के लिए डांटने वाले थे, उन्होंने अपने सामने खड़े खुद को जोर से चिल्लाते हुए सुना, विपिन, तुम वास्तव में अघोर चाकू टेक्निक की नकल करने के लिए भाला कला का उपयोग कर रहे हो, जिससे सभी भ्रमित हो रहे हैं। बेशर्म। बुजुर्ग द्वारिका स्तब्ध रह गए। क्या यह वास्तव में भाला कला है? लेकिन इससे पहले कि वह समझा पाता, फहीम ने उसे समझाने का समय नहीं दिया। जैसे कि अचानक उसे कुछ एहसास हुआ हो, उसने अपना हाथ खारिज करते हुए लहराया। वूश! जिन 10 से अधिक एक्सपर्ट को उन्होंने भारी लागत से भर्ती किया था, अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा और उन्होंने उसी समय काम करना शुरू कर दिया। हालांकि इन लोगों के पास सिर्फ स्टार रिवर लेवल 4 के आसपास की ताकत थी, लेकिन जब उन्होंने एक साथ हमला किया तो उनकी आभाएं एक साथ आ गईं और शक्ति तुरंत दोगुनी हो गई। यहां तक कि स्टार रिवर लेवल 5 पीक पर द्वारिका भी इसका सामना नहीं कर सका और कदम दर कदम पीछे हटता रहा। धत तेरी की! द्वारिका का चेहरा क्रोध से हरा हो गया। उसने सोचा था कि घर से भाग जाने से विरोधी निश्चित रूप से यहां आने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर वे आ भी गए तो यह भेड़ के बाग की माद में घुसने जैसा होगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह भेड़ बन जाएगा, और जिन गुंडों को समर्थन देने के लिए उसने अनगिनत संसाधन खर्च किए थे, वे सभी जल्लाद बन गए थे जो उसे मारना चाहते थे। उसने क्या पाप किए थे, ये जानते हुए कि इस समय फहीम को यह विश्वास दिलाना कि वह असली है, उसे मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। द्वारिका ने अपना गुस्सा दबाया और फिर से बोला, फहीम, 27 साल पहले मैंने तुम्हें घर के कामकाज का जिम्मा सौंपा था। तुम एक महिला के बहकावे में आ गए और रिश्वत ली, जिसके कारण मेरी कुछ प्रशिक्षण सामग्री में मिलावट हो गई। सौभाग्य से मैं दुर्घटना से बचने के लिए काफी चतुर था, लेकिन मैं अभी भी गुस्से में था और तुम्हें बाहर निकालना चाहता था। जब तुम 3 दिनों तक मेरे दरवाजे के सामने घुटने टेकते रहे, तभी मैं शांत हुआ। क्या तुम इस घटना को भूल गए हो? मैं नहीं भूला हूं। फहीम का चेहरा पीला पड़ गया। उसे यह घटना बहुत अच्छी तरह याद थी, क्योंकि वह मौत के सबसे करीब था। शुक्र है कि उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी थी, अन्यथा द्वारिका रॉयल पेंट हाउस में उसके लिए कोई जगह नहीं होती। फहीम, इस बात पर विचार करते हुए कि क्या हमला किया जा रहा व्यक्ति वास्तव में द्वारिका था,
उसने दूसरी तरफ से मास्टर को भी इसी तरह बोलते हुए सुना। 17 साल पहले आप एक नौकर की बेटी के प्यार में पड़ गए और उसके पिता को उसे बेचने के लिए बहुत ज्यादा मुनाफे का वादा किया। जब वह सहमत नहीं हुआ तो आपने उसे दूर भेजने का मौका ढूंढा और उसे मारने के लिए डाकुओं के साथ सांठगांठ की। फिर लड़की की विनती पर आपने डाकुओं का सफाया करने का मौका लिया। एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार डाला। आपने यह बहुत ही गुप्त रूप से किया। निश्चित रूप से आपको नहीं लगा कि मुझे नहीं पता था। आह, मैं फहीम का शरीर अकड़ गया। उसने कभी भी इस मामले के बारे में मास्टर को नहीं बताया था और सोचता था कि केवल वह ही जानता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अभी भी इसे दूसरे पक्ष से छिपाने में सक्षम नहीं है। इस तरह से देखने पर ऐसा लगता है कि यह वास्तविक है। जैसे ही उसका मन एक दिशा में झुक रहा था, कटे हुए हाथ वाले मास्टर ने फिर से आवाज लगाई। 24 साल पहले मैं मौकों की तलाश में जिकिंग पर्वत पर जा रहा था और घर की देखभाल तुम्हें सौंप गया था। जुए के कर्ज को चुकाने के लिए तुमने मेरी हरे शेर की मूर्ति बेच दी और फिर उसकी जगह एक नकली मूर्ति खरीद ली। मुझे इसका पता तब तक नहीं चला जब तक कि 3 साल बाद मैंने गलती से इसे तोड़ नहीं दिया और मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तुमने इसका दोष एक नए अधीनस्थ पर मढ़ दिया और मेरे सामने ही उसे मार डाला। यह मामला बहुत ही गुप्त था और वास्तव में मुझे शुरुआत में बेवकूफ बनाया गया था। लेकिन एकमात्र दोष यह था कि जब तुमने नकली मूर्ति खरीदी थी तो तुमने वास्तव में इसे ईएमई पर खरीदा था और ओरिजिन बैंक के लोग लोन लेने आया था। मास्टर द्वारिका ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि उसके सामने बैठा आदमी चिल्लाया, विपिन, ये सारी बातें सुभाषिश जानता है। उसने पहले ही तुम्हारे साथ विस्तार से चर्चा की थी। क्या तुमने सच में सोचा था कि उन्हें याद करके तुम फहीम को धोखा दे सकते हो? मैं अब एक ऐसी बात का जिक्र करूंगा जो खुद वह भी भूल गया है। 20 साल पहले तुमने उसे और भुवनेश्वर को एक पत्र देने के लिए भेजा था, लेकिन वे एक बहुत शक्तिशाली सेना को नाराज कर गए। अपना नाम साफ करने के लिए तुमने सारा दोष भुवनेश्वर पर डाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे नपुंसक बना दिया गया। जब उसे वापस भेजा गया तो वह मुश्किल से जिंदा था। मास्टर, अब मुझे पता चल गया है कि आप असली हैं। कृपया अब और मत बोलिए। फहीम ने जल्दी से बीच में टोका, आप यह निर्धारित करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि असली कौन है। आप मुझे मौत की ओर धकेल रहे हैं। जब उसने अपना सिर उठाकर अपने अधीनस्थों को लड़ते हुए देखा तो उसने देखा कि उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर अजीब भाव थे। ऐसे कमीने को अपने अधीनस्थ के रूप में रखना और फिर भी उसे न मारना, यह द्वारिका वास्तव में काफी उदार था। मास्टर होने का नाटक कर रहे इस धोखेबाज को मार डालो। सबके हाव भाव देखकर
फहीम का चेहरा लाल हो गया और उसने बिना हाथ वाले द्वारिका की ओर बड़े गर्व से इशारा किया। हाँ, भीड़ ने विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटाई और एक बार फिर हमला कर दिया। हुश हुश हुश, एक पल में अनगिनत सेबर इंटेंट और तलवार क्यूई झुंड में आ गए। इस समय वेनम भी लड़ाई में शामिल हो गए और गंभीर रूप से घायल मास्टर द्वारिका ने कभी कभी सेबर से वार किया, हालांकि उन्होंने शायद ही कभी कोई चाल चली, लेकिन हर एक चाल बहुत शक्तिशाली थी। हर हमला लड़ाई में अंतराल ढूंढता था और प्रतिद्वंद्वी को और अधिक चोट पहुंचाता था। यह अवश्य ही मास्टर होंगे। उसे वेनम की बात याद आई। टीचर का बहुत ब्लड लॉस हुआ है, उनमें उंगली हिलाने की ताकत नहीं है। फहीम अपने दिल में और भी अधिक आश्वस्त था। लानत है, लानत है। विपिन, तुम्हारी स्टूडेंट को मैंने ऐसी जगह छिपा दिया है जिसे सिर्फ मैं ही ढूंढ सकता हूं। अगर मैं मर गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी, बार बार प्रहार किए जाने और यह जानने के बाद कि यदि यह जारी रहा तो वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। हाथहीन द्वारिका ने हताश होकर चिल्लाया। साथ ही एक और इम्परफेक्ट दिव्य मंत्रा फॉर्मेशन स्पेल को कुचल दिया। सेबर इंटेंट का एक विस्फोट हुआ जिसने सभी के हमले को रोक दिया और द्वारिकाए ने अचानक जोर से कदम बढ़ाया, तेजी से दूर भाग गया। उसे भागने मत दो। विपिन ने चिल्लाकर उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन फिर हिचकिचाया। अपनी वर्तमान स्थिति के साथ गंभीर रूप से घायल, अगर वह बहुत तेजी से पीछा करता तो सबसे मूर्ख भी उसकी चाल को समझ जाता। अगर ऐसा हुआ तो असली द्वारिका और अधीनस्थ एक साथ उस पर हमला कर सकते थे और न केवल वह मिताली को बचाने में विफल हो जाता, बल्कि उसे यह भी पता नहीं चलता कि उसकी मौत कैसे हुई। हाँ, फहीम ने सिर हिलाया और जल्दी से आदेश दिया और भीड़ तेजी से उनका पीछा करने लगी। जल्द ही वे सभी नजरों से ओझल हो गए। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? भीड़ के चले जाने के बाद फहीम ने सावधानी से देखा। उसे सच में डर था कि उसके सामने वाला व्यक्ति असंतोष को याद रखेगा और उसे एक ही वार में काट देगा। पहले नीचे जाओ, क्यों कि वे बातें पहले ही बीत चुकी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। उसके विचारों को समझते हुए विपिन ने अपना हाथ हिलाया। धन्यवाद मास्टर। तभी फहीम ने राहत की सांस ली और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। उसे जाते हुए देखकर विपिन ने अपने सामने वाले कमरे की सावधानी पूर्वक जांच की। जब वह पहली बार आया था तो वह द्वारिका से टकरा गया था और उसे ध्यान से देखने का मौका नहीं मिला था। अब पर्याप्त प्रशिक्षण, संसाधनों और डेस्टिनी डिस्क की तलाश करने का सही समय था। कमरे का चक्कर लगाने के बाद जब उसे कोई छिपा हुआ दरवाजा जैसा कुछ नहीं मिला तो वह उस साइड हॉल की ओर चला गया जहां से द्वारिका निकली थी, जो एक छोटा सा बेडरूम था, संभवतः
अभ्यास से थक जाने पर अस्थायी रूप से आराम करने के लिए एक जगह इनसाइट सक्रिय हो गई और ध्यान से देखने पर चारों ओर की दीवारों पर भी कोई छिपा हुआ डिब्बा नहीं दिखा। सिर हिलाते हुए जैसे ही वह जाने वाला था, अचानक उसका दिल धड़कने लगा और उसकी नजर उसके सामने पड़े छोटे से बिस्तर पर पड़ी। चूंकि वशिष्ठ परिवार के पास 10,000 फॉक्सवेल जैसी कोई चीज थी, इसलिए इस द्वारिका के कई दुश्मन थे जिसका लेवल वशिष्ठ परिवार के मुखिया से कमजोर नहीं थी और जिसकी स्थिति उससे भी ज्यादा प्रमुख थी। अगर उसने अपनी आस्तीन में कुछ तरकीबें नहीं रखी होती तो यह अविश्वसनीय होता। अघोर चाकू एनर्जी एसेंस। इस विचार के साथ उसकी उंगलियों के पोरों से बिस्तर के चारों ओर अघोर चाकू डेस्टिनी एसेंस पावर की धारा बहने लगी, जो बिना रुके बहने लगी। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही बिजली चालू हुई, बिस्तर के चारों ओर तुरंत ही हल्की रोशनी चमक उठी। वह जल्दी से पास गया और गद्दे को उठाया और वास्तव में उसके नीचे उसे एक छोटा सा गड्ढा मिला। गड्ढा उथला था, केवल 1 मीटर से थोड़ा अधिक गहरा और इतना खाली था मानो वह कोई साधारण छिपा हुआ स्टोरेज स्पेस हो। हालांकि 10,000 फॉक्सवेल में प्रवेश करने का अनुभव होने के बाद विपिन ने अपनी हथेली बिस्तर के पास रखी और उसकी अघोर चाकू डेस्टिनी एसेंस पावर बिना किसी आरक्षण के तुरंत बाहर निकल गई। जैसे जैसे अधिक से अधिक शक्ति बढ़ती गई, साधारण गड्ढा अचानक हिल गया और चमकदार रोशनी जारी हुई। विपिन एक छलांग के साथ अंदर कूद गया।